वार्ड 64 ब्लॉक कांग्रेस के सीनियर लीडर आसिफ कलीम मोन्टू ने एक प्रोग्राम रखा था और इस प्रोग्राम में बालीगंज से होने वाले कांग्रेस के कैंडिडेट रोहन मित्रा भी आए और उन्होंने अपने कर्मियों को सभा के जरिए बताया कि किस तरह से हमें काम करके 29 अप्रैल को वोट देकर अपना हक अदा करना है। वोट चूँकि हमारा राइट्स है इसलिए वोट देना है। उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। आइए हम सुनते हैं कि रोहन मित्रा ने इस सभा में कर्मियों से क्या गुजारिश की, क्या डिमांड किया और क्या उनका मुतालबा रहा और क्या उन्होंने फैसला लिया, किस तरह उन्हें पार्टी को मजबूत करना है। आज आपके 64 में है, इधर याकूब चाचा भी है, 60 के भी वो करेंगे, कल 61 के हम करेंगे। हम फ्राइडे से 85 वार्ड में चालू कर रहे हैं मेरा डोर टू डोर। मुझे सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे हाईकमान, जो मीटिंग में आप लोग सब देखे होंगे कि पिक्चर्स देखे होंगे, जिस मीटिंग में राहुल जी जिनकी माता जी सोनिया जी हॉस्पिटल में थे, फिर भी वो बंगाल के सीईसी मीटिंग में आके हमारे कैंडिडेट लिस्ट के लिए वो बैठे। आज सबको पता हो गया कि सोनिया जी अभी घर वापस आ गए हैं, उनका तबीयत ठीक है, हम लोग गॉड से थैंकफुल है। उस मीटिंग में जो थे, खड़गे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, हमारे इधर के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है मीर साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब शुभंकर सरकार जी थे, हमारे CWC मेंबर अधीर दा थे और हमारे बुजुर्ग कांग्रेस के CWC मेंबर्स थे। तो मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा नाम बालीगंज जैसे दिग्गज सीट के लिए चुना है और आप लोगों के साथ काम करने का एक मौका दिया। देखिए, मेरा पॉलिटिकल जर्नी इधर पे मोन्टू भाई है, हमारे प्रिय तोकुंदा है, जिनका हाथ में जब पहले सबके सामने बोलने के लिए उतरता था ना, मेरा हिंदी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो एक दिन हम लोग बड़ा बाजार में थे, तो हमारे बड़े भाई तपंदा जाके माइक में बड़ा बाजार में जैसा हिंदी बोला, तो मैं बोला उसके बाद मैं भी हिंदी बोल दूंगा। तो मेरा वो करते करते अभी थोड़ा हिंदी ठीक हो गया है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा 2 पॉइंट है। मैं कोई लोग कुछ बात बोलेंगे, मैं अपना इतिहास थोड़ा दोहरा दूं आपके पास। 2014 साल में मेरे को यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया था। उस टाइम पे हमारे राजा बरार के एक मीटिंग हुआ था आपके आशुतोष कॉलेज में। उस मीटिंग से मेरे को यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, मैंने छात्र परिषद कभी किया नहीं क्योंकि मैं इधर पे रहा नहीं था। तो मैं यूथ कांग्रेस से मेरा जर्नी शुरू हुआ। 2016 तक मैं यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी थे। आप लोगों को याद होगा 2017 का जब चैंपियंस लीग फाइनल हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच, हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अरिंदम भट्टाचार्य जी, उस दिन वो चले गए थे तृणमूल में। उसके 1 महीने के बाद पार्टी ने अलबिरुनी जी, जो मालदा के उस टाइम के एमएलए थे चाचोल के, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था और उनके साथ हमको और प्रशुनजीत पदुटुंडी जो आसनसोल के हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उधर से मेरा वाइस प्रेसिडेंट का जर्नी आप सबको पता है। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम शदाब खान जो अभी हमारे कांग्रेस में नहीं है, अभी तृणमूल में चले गए, उनके साथ लड़े थे। उनके साथ मैं हार भी गया था, लेकिन हम उसी रास्ते पे चल रहे थे। मेरे पिताजी का देहांत के बाद 2020 के 30 जुलाई देहांत हो गया, अंदर ही अंदर में बहुत टूट गए थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और जो उस टाइम अधीर दा को प्रेसिडेंट बनाए थे, अधीर दा के कमेटी में हम जनरल सेक्रेटरी बने थे, बांकुड़ा के इंचार्ज थे। उसके साथ उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरा, बट मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ा था। एक और पिक्चर आज मैं देखा हूँ कि मेरे बारे में दिखाया गया है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके प्रश्न आए तो आप उसका जवाब दे। एक NGO का प्रोग्राम था, चेंज NGO बोल के, जिसका वो लोग एक ममता बनर्जी को लेके प्रोग्राम कर रहे थे। उस प्रोग्राम में मेरे को एक वक्ता, क्योंकि मैं कांग्रेस के लिए टीवी पे हिंदी और अंग्रेजी चैनल में जाता था, मेरे को बुलाया गया था कि आपका क्या सोच है कि अगले इंडिया जोट के फेस, प्राइम मिनिस्टर फेस क्या ममता बनर्जी बन सकते हैं। तो उस मीटिंग में मैं जाके जो मैंने बोला था कि ममता बनर्जी इंडिया जोट का हमारे साथ कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, लेकिन
इंडिया जोट का एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो है राहुल गांधी जी। और उस फोटो को लेके जो मेरे खिलाफ हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके सामने बोल गया। एक और फोटो मैंने आज देखा कि प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी, आज आप लोग जानते हो कि बहुत सारे नेता बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं, टीएमसी ऑफिस जा रहे हैं अपना पार्टी चेंज करने के लिए। 31 जुलाई मेरे पिताजी का जन्मदिन है, पूरा बंगाल को पता था। 2020 31 जुलाई शाम को शुभेंदु अधिकारी मेरा घर आया। कोई आपका घर आएंगे तो आप उसको घर में जरूर अंदर आने देंगे, वो जो भी हो। उनको आए क्योंकि वो मेरे पिताजी को सालों से जानते थे, उनका पिताजी भी सालों से जानते थे। वो आके वो एक थोड़ा प्रणाम किया, माला चढ़ाया, और जो फोटो आप लोग देखोगे वो फोटो मेरे घर का, मेरे जो 69 वार्ड में 3 नंबर लोअर गॉर्डन स्ट्रीट है, उसमें वो बोला कि एक फोटो लेंगे। हम सब खड़े हुए, वो मेरा घर के अंदर फोटो है। वो मैं अगर आरएसएस में जाने वाला था या बीजेपी में जाने वाला था, मेरे माँ को 2021 साल में चौरंगी का कैंडिडेट किया था, 5 करोड़ रुपया ऑफर किया था। हम लोग बोले नहीं चाहिए। सोनिया जी ने फोन करके उस दिन हम लोग को बोला था, पूरा देश में आप लोग ही एकमात्र हो जो बीजेपी में नहीं जा रहे हो और पैसा भी नहीं दे रहे। तो यही हमारा पॉइंट है। आज एक और चीज मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ आगे का इलेक्शन का बात करूंगा। पिताजी का घर अमर स्ट्रीट है, आप बड़े इधर में बुजुर्ग लोग हैं, शायद आप लोग गए होंगे। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी शियालदा था, उसके बाद शियालदा का वार्ड चेंज हो गए हैं। शियालदा कुछ वार्ड जोड़ाशाको में चले गए हैं, कुछ वार्ड आपका चौरंगी में आ गए हैं, कुछ वार्ड बेलेघाटा में चले गए हैं। तो वो उनका घर था। 2001 साल में उनका जब हार्ट अटैक हुआ था, उनको बोला गया था कि आप सीढ़ी से ऊपर नहीं उठ सकोगे। तो अमर स्ट्रीट का घर आप लोग जो गए होंगे 4 तला के ऊपर था, सीढ़ी से उठना पड़ता था, तो उनको जा नहीं पाएंगे, इसलिए 2001 साल में वो लोअर ऑर्डन स्ट्रीट 69 वार्ड में चले आए थे। तो मेरा 2014 में मेरा पहला वोट मैंने माला राय, उस टाइम नॉर्थ साउथ कोलकाता का जो कैंडिडेट थी, उनके लिए मेरा जो बूथ है जेडी बिरला इंस्टीट्यूट में मैंने दिया था। 2015 में हमारे 69 वार्ड के जो अभी हमारे एक्स काउंसिलर है मनीला चौधरी, उनको दिए थे। 2016 में आप सबके प्रिय कृष्णा देवनाथ को दिए थे। 2019 में हमारी आज के दिन के जो मुखपात्र है, जो टीवी में जाती है, नीता चक्रवर्ती, उनको दिए थे। तो ये है मेरा जिंदगी का इतिहास आपके सामने रख रहा हूँ। 2024 में हम लोग को कैंडिडेट नहीं मिला था, 2021 में हम लोग को कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिला था, हम लोग को लेफ्ट फ्रंट का पहले फवाद हलीम साहब 2021 में कैंडिडेट हुआ था। इधर पे तपंदा है, हम लोग प्रदीप दा का घर से शुरू करके उनके लिए वॉक किए थे। फिर सायरा शालीम जो फिर हमारे कमरू भैया भी लड़े थे उस बाई इलेक्शन में। तो मैंने एक ही चीज हाईकमान को बोला था कि अगर आप कभी सोचोगे मेरे को टिकट देना है, तो मेरा घर, मेरा वार्ड, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो है 69 वार्ड बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपको देना है आप मुझे उधर ही दीजिए। 2021 साल में अजीत दा मेरे को पूछा था कि आपको अगर खड़ा होना है तो कहाँ से खड़ा होंगे। मैं बोला था कि भैया आप लोग तो उस टाइम संतोष दा कांग्रेस में थे, काउंसिलर थे 45 वार्ड के, बहुत बुजुर्ग नेता थे। मैंने बोला था आप चौरंगी संतोष भैया को दीजिए, हमको आप अगर होंगे तो बालीगंज में दे दीजिए, अगर कृष्णा देवनाथ नहीं खड़े होंगे। तो उधर पे जब अलायंस हुआ, कांग्रेस को सीट लेफ्ट फ्रंट को दे दिया, खत्म कहानी। आज के दिन में जब हम लोग 294 सीट्स लड़ रहे हैं, हमारे जितना भी ताकत हो, आज अकेले लड़ेंगे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग को किसी का एक हो जाता है ना कि लेफ्ट फ्रंट 34 साल का जो इतिहास है, वो इतिहास दोहरा जाता है कांग्रेस पे कि हम लोग लेफ्ट फ्रंट का हाथ कैसे पकड़ते हैं। तो आज तो हम लोग लेफ्ट फ्रंट का भी हाथ नहीं पकड़े हैं, आज ना हम लोग तृणमूल का हाथ पकड़े हैं। तृणमूल को हम लोग ये परिवर्तन का सरकार दिया था, हमारे सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी के लिए। उस दिन ममता जी के पास सचमुच का रबर चप्पल ही था और कुछ नहीं था। आज तो उनके पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं। उनके अभिषेक बैनर्जी के पास भी अभी हेलीकॉप्टर्स हो गए। उस दिन उनके पास ना हेलीकॉप्टर था ना पैसा था, वो कांग्रेस पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया उनको, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना पैसा दिया। और कांग्रेस पार्टी ने, जो इससे पहले मुंटू भाई ने बोला कि इस बार, और भैया यदू चाचा ने बोला
इलेक्शन कमीशन 2011 में जैसा इलेक्शन किया था, वो इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता और टास्क वो जो स्पेशल फोर्स जो होता है वैसा स्पेशल फोर्स नहीं था रहता, তাহলে তৃণমূল পাওয়ারে আসতো না। তো আজকে আমরা বিশ্বাস রাখবো যে আমরা ইলেকশন লড়ার জন্য ইলেকশন ডেতে আমরা যেন সামনে থেকে লড়ি। আপনাদের সঙ্গে আমি তো আছি, আপনারা নিজেরাই একটা টিম ওয়ার্ক করে নিন। আমাকে যেরকম ভাবে আপনারা বলবেন আমি সেখানে সেখানে আসবো। যে রুট আপনারা দেবেন আমরা ডোর টু ডোর করি, গরিব মানুষের কাছে যেতে চাই, গরিব মানুষকে গিয়ে বলতে চাই যে बालीगंज में 60 वार्ड में सब तो टीएमसी के काउंसिलर्स हैं। 10 साल 15 साल से ऐसा ही चल रहा है। कुछ चेंज तो लाइए, क्योंकि अगर टीएमसी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, अगर उनका जो पैसा है, आज जो सिंडिकेट राज है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो कालो टाका है, उसके खिलाफ किसी को तो खड़ा होने के लिए एक मौका देना चाहिए। आपके पास आज 7 काउंसिलर, देखिए शोभनदेव चट्टोपाध्याय बुजुर्ग है लेकिन वो फैक्टर नहीं है, वो घर घर भी नहीं जाएंगे, उनका उम्र भी हो गया है। इलेक्शन के बाद वो किसी के पास आने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो उनको पहले बराईपुर से चेंज करके राजबिहारी में नहीं लाता, राजबिहारी से भवानीपुर, भवानीपुर से खर्दा, अभी खर्दा से बालीगंज। वो रहते नहीं है बालीगंज में, उनका उम्र हो गया है। मैं चाहूंगा कि वो बहुत साल जिए और अच्छी तरह से जिए उनका फैमिली के साथ। लेकिन मेरा यकीन है कि वो अगर इधर में कुछ इलेक्शन के बाद वो दिखाई नहीं देगा, जैसे बाबुल सुप्रियो दिखाई नहीं दिया, इसलिए बाबुल सुप्रियो को राज्यसभा भेज दिया गया है। तो आप लोग यही बात अपने जो इलाके के अवाम है उनको बताइएगा कि देखिए मेरे को तो फिर वापस ही आना है, या तो मेरा अभी 41 है, 70 तक तो एक उम्र होना चाहिए आज की जिंदगी में, तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन शोभनदेव बाबू अगर इलेक्शन के बाद कभी मिलेगा भी नहीं तो कोई और उनके जगह पे आ जाएगा टीएमसी से, तो वो सवाल आवाम को अपने कैंडिडेट, अपने एमएलए, एमपी से करने मांगता है, वो करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो काउंसिलर है वो सबको पता है कि भैया वो काउंसिलर किस लिए काउंसिलर बना हुआ है और वो काउंसिलर का काम क्या है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग देश में आज उठ रहेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी, मैंने जब उस दिन राहुल जी का इंटरव्यूज देखा, हम लोग केरला में जीतने वाले हैं, हमारे टक्कर का लड़ाई असम में हो रहा है, हमारे अलायंस डीएमके के साथ जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी में हम लोग जीतेंगे। ये 2026 कांग्रेस और यूपीए का है, कांग्रेस वाले क्या है। तो आप लोग को ये बोलना है लोगों को कि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं है। जब आपका वॉकआउट प्रॉपर्टीज का जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, देखिए आज 3,500 के ऊपर वकाफ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्चर कर लेगा। आप लोग का जब एसआईआर हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने हम लोग क्या बोला था, हम लोग को राजनीति एसआईआर से नहीं करना है। हम चाह रहे थे कि हर इंसान जो लायक है, जो बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, आपके बालीगंज में रहते हैं, उनको अपना वोटर अधिकार देना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, उनका देखिए आज जो ईआरओज है, एआरओज है, बीएलओज है, आप देखिएगा आज इलेक्शन कमीशन के सामने तृणमूली बीएलओज पहुंच गए। हाँ, अब देख लीजिएगा आज खबर में तृणमूल का बीएलओज। अरे बीएलओ का काम होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक से काम होना चाहिए। वो लोग ई नॉमिनेशन फॉर्म में जालीगिरी किया, चोरी किया, इसलिए इलेक्शन कमीशन को मौका मिल गया कि बाहर से माइक्रो ऑब्जर्वर्स लाने का, इसलिए इतने सारे लोगों का एजुकेटेड हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट अगर देखा कि दोनों तरफ का गलती है, सीईसी का गलती है और ये स्टेट गवर्नमेंट का गलती है, तो दोनों का गलती पकड़ने के लिए ही ये आज जुडिशरी में गया है। लेकिन गरीब को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज भी बहुत सारे गरीब, हमको मोगराहाट से फोन आ रहा है, बीरभूम से फोन आ रहा है, जो कैंडिडेट्स बने उनका तो फास्ट ट्रैक हो रहा है, लेकिन जो गरीब हो रहा है उनको ट्रिब्यूनल के पास जाके अपना वोटर कार्ड ठीक कराने का मौका आएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ईद का नमाज मेरी पत्नी मुस्लिम है, उनका वो लोग 4 बहन है और 2 भाई है, उनके 4 बहन के भाई हस्बैंड, वो लोग सब रेड रोड में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। वो लोग सिर्फ हमको शाम में जब ईद में हम लोग उनके घर गए थे, हमको सिर्फ यही बोल रहा था कि हम लोग के ईद का दिन हम लोग का खुद एक अच्छा दिन होता है। हम लोग अपना प्रेयर्स करते हैं और खुश 30 जो हम लोग इतने दिन का फास्टिंग किए, उसके बाद ये दिन हम लोग खुशी में जाएंगे। तो ममता जी ने जाके उधर पे आप जो आवाम को
ऐसा पॉलिटिकल स्पीच दिया कि आप लोग को डराने का स्पीच दिया। जो आवाम उधर पहुंचा था वो ममता जी ने बोला कि भैया वो नहीं रहेंगे तो आवाम आप नहीं रहोगे। ममता जी के पहले भी मुसलमान बंगाल में थे, कलकत्ता में थे, और उनका जाने के बाद भी, मेरा जाने के बाद भी मुसलमान रहेंगे। तो ये सब सिर्फ पॉलिटिकल बात होता है आप लोगों को बीजेपी का डर देने के लिए। लेकिन बीजेपी बंगाल में पहला सीट तृणमूल का हाथ पकड़ के ही आया था, तृणमूल का हाथ पकड़ के आया था। देख लीजिएगा जो कृष्णनगर का सीट और दमदम का सीट अलायंस में बीजेपी और टीएमसी था। ममता जी कितनी बार एनडीए का सरकार में था, ममता जी कितने बार बोला कि ये जो शब्द बीजेपी यूज करता है ना घुसपैठिया, ये शब्द ममता जी ने ही उनको दिया है। पार्लियामेंट में देख लीजिएगा 2004 में या 6 के अंदर जब सोमनाथ चट्टोपाध्याय स्पीकर थे, वो घुसपैठिया शब्द ममता जी ने यूज किया। अरे बीजेपी तो ममता जी का सबसे बड़ा फैन है। बंगाल में जो पॉलिटिक्स ममता जी ने किया है वही पॉलिटिक्स अभी बीजेपी कर रहा है। बीजेपी देखिए, बीजेपी आज बंगाल में मुसलमान भी अटैक्ट है, हिंदू भी अटैक्ट है, सिख भी अटैक्ट है, क्रिश्चियन भी अटैक्ट है। लेकिन बीजेपी का पॉलिटिक्स क्या है, वो सिर्फ हिंदू हिंदू करेगा और आप लोगों को अलग करने का कोशिश करेगा। हम जिस फैमिली से आते हैं, तो मेरे पिताजी का घर पे, उनका घर पे सुबह से लेके रात तक हमारे एक बहुत पुराने साथी थे, नूरजा बोले सर, तो किसी को इधर ही रहते थे आपके जेठा बोलो जिन्होंने आपको बेरियल ग्राउंड था, हाँ हड्डी बगान में नूर भाई थे, उनके साथ शमाद भाई, आलम भाई, हाँ आज उनका बेटा वकार मेरे साथ है। हाँ उससे पहले हमारी जिंदगी में सुल्तान अहमद साहब हो या आप लोग का इधर का जो काउंसिलर थे जो अभी गुजर गए हैं इकबाल अहमद साहब, 92 में जब ये लोग आप लोग जो सीनियर थे, जब राइट वाइट हो रहा था, उनको बचाने के लिए मेरा पिताजी जो किए हैं वही किए हैं। और आज अजीत का भी कल एक स्टेटमेंट दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 96 में वो मुर्शिदाबाद में घुस नहीं पा रहे थे, उनके नाम पे शूट ऑन साइट ऑर्डर हो गया था। तो पिताजी ने उनको आमा स्ट्रीट में रख के, उस टाइम मदन मित्र जी कांग्रेस में ही थे, यूथ कांग्रेस में थे, हमारे इधर पे साउथ कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो वाइस प्रेसिडेंट है पासुदा, वो आज उनके वाइफ का तबीयत खराब होने से वो थोड़ा पॉलिटिक्स से ऑफ है। वो दोनों उनका अजीत दा का कैसेट लेके पूरा नवोग्राम में प्ले करके उनको जिताया था। तो जिंदगी में सेक्युलरिज्म के साथ कोई सेक्युलरिज्म सबसे पहले रहेगा हम लोग की जिंदगी में। और वो मेरा देखिए, वो मैं सेक्युलर हूँ ये बोलने का चीज नहीं होता है, आपका कर्म से आप सेक्युलर हो सकते हो। अगर आप ज्यादा बोलोगे ना तो वो आपको पता चल जाता है। आप देखिए, मैं जब कभी कभी ईद का इफ्तार का दावत में कभी अगर मेरे पास वो जो आप लोग कैप पहनते हो, वो अगर कैप नहीं पहना तो मैं गलत नहीं हूँ। मैं आपको इज्जत की जगह पे होता है। मैं आपका कपड़ा पहन के फिर आपके पीछे जाके कुछ बोल दूंगा, वो इज्जत नहीं होता है। जो सामने है वो पीछे, वो सब कुछ एक होना चाहिए। तो इतना भरोसा कर सकेंगे आप, जो मैं सामने से हूँ वही मैं पीछे में भी हूँ। और एक ही चीज बोलूंगा कि मैं विश्वास रखता हूँ कि हम लोग टक्कर के कॉन्टेस्ट में है, ठीक है। बीजेपी जो कैंडिडेट है शतरूपा जी, वो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो टक्कर इस कॉन्टेस्ट में है ही नहीं। आप लोग देखिएगा, लास्ट टाइम सायरा शाह अनिल जी बहुत अच्छा कैंडिडेट थी, वो बहुत सारा वोट भी लाई थी। इस बार शायद सीपीएम कोई और एक औरत को दिया है, एक यंग लड़की को दी है। चलिए उनसे मेरे, वो भी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम भी आज पॉलिटिक्स में 41 में फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है। वो उसका तकरीर बहुत अच्छा है, 29 में कैंडिडेट बन गई है, उनको भी मुबारकबाद। लेकिन टक्कर देना है टीएमसी को, बीजेपी को, तो कांग्रेस ही दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास बैगेज नहीं है। तो यही बोलूंगा, बहुत सारा बात बोल दिया ये, बट मेरे को बोलना था, लेकिन क्योंकि आज बहुत सारा चीज हुआ है, मैं अपना नॉमिनेशन पेपर इतना मोटा है, पहली बार कर रहा हूँ, तो बहुत चीज सीखने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं अभी मुंडूदा को बोला था कि थोड़ा शाम को कीजिए, तो आप लोग ने बुलाया। मुंडूदा थैंक यू, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो इधर पे है, मेरा ताकत, मेरा वजूद बढ़ाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। मेरे को यही बोलना है कि अगर वार्ड प्रेसिडेंट साथ में है, आप लोग साथ में हो, तो किसी का मेरे को डर नहीं है, डर था भी नहीं कभी। और एक लास्ट है कि हमारे ये हमारे सबसे अभी नहीं, बहुत सालों से यूथ कांग्रेस का इलेक्शन से, उससे पहले भी कपंदा से एक दिल का रिश्ता है।
तो मैं एक्चुअली चाह रहा था कि तपंदा कैंडिडेट हो। इससे आपको सामने ही बोलना चाहता हूँ कि एक इंसान इतना साल पार्टी किया है, इतना साल, वो पहले मेरे को बोलता था कि मैं टी बोर्ड में काम कर रहे हो तो मेरे को नौकरी से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने उनको जब बोला था कि अब तो अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी वो उनका एक्चुअली क्या होता है ना, उनको ये रोहन साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको कांग्रेस पार्टी ने आपको भरोसा जताया, आपको अपना कैंडिडेट बनाया पार्टी। आपको मुबारकबाद। और सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आप पे जो भरोसा किया आप उस भरोसे में खड़ा उतरेंगे? यकीन है आपको? देखिए, कांग्रेस छोड़ के ये गांधी फैमिली जो है ना, मेरा पिताजी बोलते थे, वो लोग तो राजनीति करते थे इंदिरा गांधी के साथ। 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो वही फर्स्ट स्लोगन दी थी, मेरा पिताजी ने उस टाइम पे स्लोगन दिया था, नो इंदिरा नो कांग्रेस। ठीक है, तो उसके बाद जब इंदिरा जी वापस आए तो वो पिताजी संजय गांधी का टीम करते थे। तो आप लोग जो बड़े हैं और इतिहास देखे हो, संजय गांधी जो डेयरिंग इंसान था, वो जो जैसे थे वही मेरा पिताजी को हाथ पकड़ के पॉलिटिक्स का वजूद दिया है आज जो। और लास्ट बात जो है ना, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी, और 2019 में 2018 में उस टाइम में जब राहुल जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था ना, अचानक से मुहर्रम का दिन था, मेरा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन के लिए मैं मुहर्रम राजा बाजार का एक मुहर्रम का पानी में थे, पानी दे रहे थे। अचानक से दोपहर को फोन आया 12:30 बजे कि सोमेन मित्रा को पीसीसी प्रेसिडेंट कर दिया गया। और हम लोग सब हैरान हो गए क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कि वो, क्योंकि वो सोचे उनको प्रेसिडेंट होने का कोई वो, और उनका उम्र हो रहा था, तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। वो बोला था कि वो सोचा था कि प्रदीप दा होंगे या मन्नान साहब होंगे, कोई भी होंगे उस टाइम पे। 2018 का बात कर रहा हूँ, सितंबर 21। तो वो जब अचानक से उनको भी खबर पड़ा कि राहुल गांधी ने उनको प्रेसिडेंट किया ना, और देखिए उनका 1.5 साल ही था वो, 2018 का 21 सितंबर से 30 जुलाई। और उन्होंने 2019 में जब राहुल गांधी रिजाइन कर दिए थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, लेकिन सोनिया जी ने उनको बोला था कि आप चलाओ। तो उसने बोला था देखो मेरा तो एक उम्र हो गया, राहुल जी अभी छोड़ दे रहे हैं, तो आप किसी और को दे दो। तो सोनिया जी बोले थे देखो हम भी वापस आ रहे हैं, आप रह जाओ। और वो चले गए पीसीसी प्रेसिडेंट हो, ठीक है। तो उनका तो जिंदगी का सबसे बड़ा, वो जब पहले बार प्रेसिडेंट बने थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जब दूसरा बार प्रेसिडेंट बनाया तो राहुल गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको प्रेसिडेंट बनाया। आज जैसे खड़गे जी ने शुभंकर दा को बनाया, सोनिया जी ने अधीर दा को बनाया, राहुल गांधी जी उनको जिंदगी का लास्ट जो उनका जो पावना था, जो मैंने प्रेसिडेंट बन गया, उससे बड़ा कुछ उनके लिए जिंदगी कोई जगह नहीं। तो हम जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबको नमस्कार, सलाम। और हमारे रोहन मित्रा साहब, आज बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोमेन मित्रा का उंगली पकड़ के हम आए थे, वो हमारे उस्ताद जी, बुजुर्ग भी है। सोमेन मित्रा के लिए कल भी है, तहे दिल से हम शुक्रगुजार थे, आज भी है। और जब तक कांग्रेस में रहेंगे था जिंदगी तक उनका शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्हीं के उंगली पकड़ के कांग्रेस में आए। अब सबसे पहला बात है कि हमें मजबूर होना नहीं है, हमें मजबूत होना है। हमको अपना कांग्रेस का सेना भी मजबूत करना है और बूथ को भी मजबूत करना है, और कांग्रेस के जितने वर्कर उसको अपना सीना भी मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ लड़ाई है धर्म का। और कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो एक सेकुलर पार्टी है, जो धर्म के कांटे में, धर्म के तराजू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर तोलता है। यही एक कांग्रेस पार्टी है जो एक सेकुलरिज्म को लेकर चलता है, एक डेमोक्रेसी को लेकर चलता है। यहाँ कोई धर्म का बात नहीं, यहाँ ईद भी है, होली भी है, दिवाली भी है, यहाँ सबका त्यौहार बराबर होता है। और ये बात साबित हुआ है आज पूरे, जब से कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, यहाँ कभी कोई धर्म का बात नहीं हुआ। जब भी बात हुआ सेकुलरिज्म का बात हुआ, डेमोक्रेसी की बात हुआ। और कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो ब्रॉडवेज, रेलवेज, एयरवेज सब कुछ आज बनाया, जो भी आज हिंदुस्तान को देन, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का देन है। आज जो पार्टी बेच रहा है उसको, वो बीजेपी, आप भी जानते हैं। आज बीजेपी का बी टीम कौन है वो भी आप जानते हैं। इसलिए कांग्रेस को अपना सीना भी मजबूत करना और सेना भी मजबूत करना है। थैंक यू।